यूपीएस से आप कैसे जुड़े हुए थे और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? 2 अटेम्प्ट दिए थे। तो पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था। मैं जॉब रिज़ाइन करके आई और मैंने प्रिपेयर किया। जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 में एग्जाम देंगे या फिर हु आर स्टार्टिंग हु विल गिव इन 2025, तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं कि कुछ डूज एंड डोंट्स है या फिर क्या स्ट्रेटजी? हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस ऐश्वर्य प्रजापति, ऑल इंडिया रैंक 10 यूपीएससी सीएसई 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका गुलाबी नगरी के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका जयपुर से कुछ पुराना रिश्ता रहा हुआ है, आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, जयपुर से मेरा रिश्ता रहा है, 2-2.5 साल का रहा है। मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे एमएनआईटी जयपुर में कुछ वक्त के लिए थी, तो 2-2.5 साल यहाँ पर थी। तो 2019 और 20 में यहाँ पर मेरा रहना हुआ था। तो जुड़ी हुई हैं यादें जो कॉलेज टाइम की होती हैं, तो वो यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। तो उसके बाद में फिर आपका क्या प्रोसेस रहा यूपीएससी के अंदर आने के लिए, मतलब क्या आपका इंस्पिरेशन रहा है? सर इंस्पिरेशन तो हमेशा से पापा ही रहे थे। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं ये करूं, तो पर ऐसा कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि ग्रेजुएशन के टाइम पे करो या उसके बाद। तो मैंने अपने आप को अच्छा खासा टाइम दिया था, लेकिन ये अंदर से डिसाइडेड था कि करना तो यूपीएससी ही है। तो इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद थोड़ा जॉब वगैरह का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ही स्टार्ट किया। अच्छा, तो मतलब आपका खुद का डिसीजन था, आपने खुद के टाइम लेके, मतलब रश इन करने से बेहतर है कि आप अपना टाइम लेके आराम से आए, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत टाइम तो लगता ही है। आपको भी कितने अटेम्प्ट आपने दिए यूपीएससी के अंदर? जी सर, सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। तो पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था जी। मैं जॉब रिज़ाइन करके आई और मैंने प्रिपेयर किया, फिर 22 में दिया। उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है कि पूरे 1 साल के साइकिल में प्रिपेयर करके मैंने फिर जो है कि अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया 2023 में। जी। तो जैसा आपने बताया कि सेकंड अटेम्प्ट में ही आपकी ऑल इंडिया रैंक 10 आ गई है, जो कि काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है अपने आप के अंदर। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका, आपकी फैमिली का क्या था जब आपने रिजल्ट देखा? जी सर, सर फर्स्ट रिएक्शन हम लोग तैयार थे 15 तारीख को कि 15 को रिज़ल्ट आ रहा है। तो उस दिन तो रिज़ल्ट आया नहीं, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट डाउन हो गई थी कि अब तो पता नहीं कब आएगा, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन 16 को फिर रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने अपनी बहन को बोला था कि तुम लोग देख लेना, मुझे मत बताना। पर फिर उन्होंने देखा तो बोला कि तुम्हारी 10th रैंक है, इसमें बताने ना बताने जैसा कुछ है ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत एकदम मतलब वो इमोशनल माहौल हो गया था। मैं एकदम रोने लगी क्योंकि भरोसा ही नहीं हुआ कि 10th रैंक है। तो काफ़ी उसके बाद फिर वही सब लोग आने लगे, बताने लगे, तो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लगा। अभी तक टाइम लग रहा है कि 10th रैंक है। हाँ, सही बात, काफ़ी अनबिलीवेबल एक्चुअली अचीवमेंट है ये। तो क्या आपने प्रिपरेशन के दौरान कभी सोचा था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? सर प्रिपरेशन के टाइम पे क्योंकि मैंने 2 साल की साइकिल में प्रिपेयर किया था, तो मेरा मेंस ऑप्शनल वगैरह काफ़ी अच्छे से कर लिया था। इसकी वजह से मेरे मेंस का जो पेपर हुआ था तो काफ़ी ठीक-ठाक गया था। तो मुझे थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस था कि चलो जो है कि 190 ऐसे तक के डबल डिजिट के रैंक में मतलब मैं आ सकती हूँ, इस तरीके से लगता था। और लेकिन वही है कि इतना जो है कि इतने पहले की रैंक ये नहीं लगा था कभी। जी, सही बात है। ऑप्शनल के अंदर आपका क्या स्कोर रहा है अगर आपको? जी, सर ऑप्शनल में मेरा टोटल स्कोर 297 रहा है। सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल। फर्स्ट पेपर में आई थिंक स्कोर है 157 और पेपर 2 में है 140। वो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है आपका ऑप्शनल के अंदर भी। तो जैसा कि हम देखते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन का आपने बताया है कि आपकी प्रिपरेशन घर से ही रही है। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हम देखते हैं कि का प्रॉब्लम फेस करते हैं गाइडेंस के अंदर। तो वो इशू आपने, चैलेंज को कैसे फेस किया और कैसे रिजॉल्व किया? जी सर, सर गाइडेंस का तो देखिए मार्केट में बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा अपने लिए सही है। तो मैंने जब सोचा था कि मैं ये प्रिपरेशन शुरू करने वाली हूँ, तो मैंने अपने लेवल पे पूरी रिसर्च करके रखी। टॉपर्स की वीडियो देखी, स्ट्रेटजी वीडियोस देखी, सिलेबस निकाला और ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़े कि मतलब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, लिस्ट बनाई। और ऐसे ही स्ट्रेटजीज़ देख देख के टॉपर्स की 8-10 टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ देख देख के थोड़ा एक अपना पर्सनलाइज्ड बनाया कि ये करना, ये नहीं। बाकी गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। मान लीजिए जो कोचिंग में एनरोल्ड हैं बच्चे, उनको तो गाइडेंस की बिल्कुल कमी नहीं है। और जो घर से तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ब्लॉग्स हैं। जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं वो सब गाइडेंस देते रहते हैं। तो आई थिंक कहीं से भी आपको गाइडेंस मिले, आपको बस उसको अपने आवश्यकता अनुसार ढालना पड़ेगा। जी। तो ऑनलाइन काफ़ी सारी गाइडेंस अवेलेबल है, बस आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि क्या आपको सूट करता है। क्या आप कर सकते हैं और क्या आप
जो है कि नहीं कर पाएंगे या उसकी ज़रूरत नहीं है। जी। जी। तो ये तो हो गई एग्जाम में जी। पढ़ने की बात हो गई, बट एट द सेम टाइम काफी इमोशनली टायरिंग प्रोसेस है जी सर। यूपीएससी का। तो क्या इमोशनल सपोर्ट आपका रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर एक तो फैमिली तो हमेशा कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट रहा है। दूसरा मेरी बहन जो है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा उन्होंने मुझे मेंटली इमोशनली, क्योंकि होता क्या है कि साल भर की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। आप हर रोज़ आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, किसी दिन मन करता है कि ना पढ़ें, किसी दिन बिल्कुल नहीं मन करता है 1-2 घंटे पढ़ के, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कभी सोने का मन करेगा, कभी कुछ। लेकिन फिर उससे फिर ना जो थोड़ा-सा जो बच्चे फ़ोकस्ड होते हैं उनको थोड़ा-सा गिल्ट हो जाता है कि अरे मतलब पढ़ाई नहीं हो सही पाई। बात। तो वो चीज़ें मेरी बहन हमेशा कहती थी कि नहीं तुम ऐसा मत करो, और ठीक है तुमने आराम किया या फिर तुमने थोड़ा लाइट एंटरटेनमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड सपोर्ट देती रहती थी कि ठीक है रोज़ उतना मेहनत भी नहीं चाहिए, एक दिन आराम भी चाहिए। तो वो सब उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे। तो आपका जनरली शेड्यूल क्या रहता था, मतलब पढ़ाई का, कि जी सर। डेली क्या फॉलो करते थे आप? सर मेरा शेड्यूल, क्योंकि मैंने क्लासरूम कोचिंग वगैरह नहीं ली थी तो मेरे पास मैं अपना खुद से ही बनाती थी। तो एक मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि जो भी टेस्ट सीरीज़ आती थी जो मैंने ले रखी थी तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करती थी। तो अगर मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए अगर मेरे पास ज्योग्राफी का टेस्ट है तो मैं सोचती थी कि मैं ज्योग्राफी पढ़ के रिवाइज़ करके वो टेस्ट दे लूँ। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी पूछ रहे हैं तो मैं 4-5 दिन का टाइम लेके उसको रिवाइज़ करके ऐसे, तो जो टेस्ट मेरे आते जाते थे उस हिसाब से मैं करती जाती थी। इससे थोड़ा-सा क्या होता था कि फ़ोकस रहता था कि ये चीज़ करनी है, तो उस तरीके से ही करती थी। बाकी जो शेड्यूल था पढ़ाई का तो मेरा दोपहर से शुरू होता था, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। तो दोपहर 12-2 बजे से शुरू करती थी और रात के 2-3 बजे तक वो चलता था, अपना बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स वगैरह, उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करती थी। तो मतलब काफी सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है या रात को लेट पढ़ना पर्सनलाइज होना हाँ, चाहिए, हाँ। हमें भी ऐसा ही लगता है। हाँ। जैसा कि आपने भी जी किया कि सर। 12 बजे भी आप पढ़ाई शुरू कर रहे जी हैं, सर। बट 8 घंटे 10 घंटे अगर आप दे जी रहे सर। हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। सुबह उठने का जो है कि सबसे अच्छा पढ़ाई का जो पीरियड होता है वो सुबह ही होता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत लोग नहीं कर पाते। जैसे मैं पर्सनली, मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर 6 बजे उठ के मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पूरे दिन फिर वो एक सोती रहूँगी, मतलब वो मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था। तो मैंने ट्राई किया, पर मैंने 2-3 दिन ट्राई किया मेरी बहन के कहने पर, क्योंकि होता क्या है कि कहा जाता है कि आपका जो पेपर होता है वो मॉर्निंग स्लॉट में होता है। तो अगर आपके रूटीन में है कि आप दिन में सो रहे हैं तो वहाँ पे आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों से मैं भी डर गई थी, तो मुझे भी ये लगा था दिन में ही पढ़ना चाहिए। बट कोशिश करी तो नहीं हुआ, तो फिर मैं अपने पुराने स्ट्रैटेजी पे वापस आ गई कि जो टाइम सूट कर रहा है उसी टाइम में पढ़ाई करनी जी है। सही बात, अपने जी। शरीर की जरूर सुननी चाहिए इस वही, वही, प्रोसेस वही, के अंदर। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया फर्स्ट प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ था, जी। आप टाइम उसको दे नहीं पाए थे, जी। तो सेकंड प्रीलिम्स के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही जी। कि कैसे आपने उसको अप्रोच किया? जी। फर्स्ट प्रीलिम्स जब मैंने दिया था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। सबसे बड़ी जो भारी गलती की थी कि मैंने टाइम नहीं दिया था। ये दिमाग में चल रहा था कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो निकल ही जाएगा, उसमें क्या ही इतना पूछ लेंगे। करंट अफेयर्स मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े थे, तो उस वजह से जो है कि, और टेस्ट पेपर्स नहीं लगाए थे। लगाए भी थे 10-15 तो बहुत ही लाइट वे में कि टिक मार के रख दिया, ना मार्क्स कैलकुलेट करे ना कुछ। तो वो गलतियाँ जो है इसमें सुधारी। पहले तो प्रॉपर 4 महीने का टाइम दिया और बार-बार रिवाइज़ किया, और टेस्ट मैंने बहुत सारे लगाए। 100-150 टेस्ट लगाए, टेस्ट के नोट्स बनाए जो चीज़ें नहीं आती थी, और प्रॉपर एनालाइज़ करके करी चीज़ें कि टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी लगभग जाती है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ, गलत कितने हो रहे हैं। इस तरीके से करके फिर मैंने प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो जी। आपने जैसे 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई जी। यहाँ पे। पहली तो ये कि रिवाइज आपने मल्टीपल नंबर ऑफ जी। टाइम्स जी। किया सेम ही कंटेंट जी। को। सेकंड आपने बताया कि बहुत सारे टेस्ट आपने जी। लिखे, और फिर आपने उसको अच्छे से एनालाइज भी किया कि जी। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और कितने नहीं जी। करने चाहिए। तो क्या आप किसी ऐसे गोल्डन नंबर पे आए कि अच्छा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने ही चाहिए मुझे एग्जाम में? नहीं सर, ऐसा तो कोई गोल्डन नंबर अभी तक मिल नहीं पाया इतनी टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद। लेकिन एक थोड़ा आपका आइडिया हो जाता है कि ठीक है 80-85 क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें से मान लीजिए एक थोड़ा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि 10-15 गलत हो जाते हैं, तो वो डिपेंड ये भी करता है कि पेपर कैसा है। अगर बहुत ईज़ी पेपर है, ईज़ी साइड है, तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी। थोड़ा टफ़र साइड है तो आप थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करिए कि ताकि आपके चीज़ें गलत ना हो ज़्यादा। तो पेपर के हिसाब से आप जब पेपर करने बैठें तो आपका एक
आइडिया लग जाता है कि ये पेपर थोड़ा इजी हो रहा है या थोड़ा टफ की तरफ जा रहा है, उस हिसाब से अपना एक जो है कि बनाएं कि ठीक है इतना मैं करूँगा अटेम्प्ट। तो मतलब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हाँ, इसके अंदर, flexible। पेपर को देख के आप जी। देखिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जी, अटेम्प्ट जी। करने हैं। सही बात है। तो मेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। जी। मेंस के अंदर आपका काफी अच्छा स्कोर रहा है, जीएस के अंदर भी, ऑप्शनल के अंदर भी। तो मेंस के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, स्पेशली आंसर राइटिंग को जी। लेके आपकी क्या अप्रोच थी? मतलब कई लोग कहते हैं कि डेली लिखना चाहिए, जी। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ टेस्ट लिखिए, तो जी। आपकी क्या अप्रोच थी आंसर राइटिंग को लेके? सर आंसर राइटिंग मेरा डेली का शेड्यूल नहीं था आंसर राइटिंग का, तो अगेन मैं टेस्ट ही फॉलो करती थी। तो मैं 20 क्वेश्चंस वाला टेस्ट लगाती थी 3 घंटे का पूरा। तो जब जब जो भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी, जब जब उसके टेस्ट आते रहते थे, उसी हिसाब से प्रिपेयर करके मैं पूरा 3 घंटे का टेस्ट लिखती थी। डेली आंसर भी लिख सकते हैं, अगर जो लोग डेली लिखते हैं वो डेली भी लिख सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप डेली आंसर 1 या 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है कि एग्ज़ाम में पूरा 20 क्वेश्चंस एक साथ करने हैं 3 घंटे का। तो 3 घंटे वाली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो है कि पेपर छूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हमारी स्पीड नहीं बन पाती, हम किसी में कंटेंट ज़्यादा लिख रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा देते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि शुरुआत में अगर डेली आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, आपको उसके बाद जो है कि 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। मैं फुल लेंथ टेस्ट ही लगाती थी और मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए। जीएस वगैरह के 80-85 समथिंग टेस्ट लगाए और ऑप्शनल के भी 25 प्लस टेस्ट लगाए मैंने। सब 3 घंटे के रिटन जो है टेस्ट अपने रूम में बैठकर। तो उससे ये हुआ कि एकदम हाथ सेट हो गया कि ठीक है, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले दिमाग में डायग्राम और मैप ही आएगा। तो इस तरीके से आपका जब माइंड ट्रेन हो जाता है, तो आपको जो रियल एग्ज़ाम है उसमें आपके पेपर छूटने के चांसेस एकदम नील हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने किया था कि आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया था। तो इस बार आपके पेपर के अंदर कहीं कोई पेज या फिर कोई आंसर छूटा था क्या, जीएस या ऑप्शनल किसी के अंदर भी? नहीं सर, कोई ऐसा पेज या कोई ऐसा आंसर नहीं था जो छूटा था। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो आपको आते नहीं हैं या पता नहीं होते हैं या जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। पर अगेन वही आपको कोशिश करनी है कि आप कभी भी ब्लैंक ना छोड़ें। आप कुछ लिखें, एकदम गलत ना लिखें, लेकिन आस-पास का आपका जो भी नॉलेज है, जो भी आपका है, उसको ज़रूर उसमें लिखें। तो ऑप्शनल में भी ऐसा हुआ था, 2-3 क्वेश्चंस आए थे जो कि मतलब थोड़े से अलग थे, जो हमने पढ़े नहीं थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिलेट करके थोड़ी बहुत आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी इधर उधर न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स से होती है उसको रिलेट करके आप लिख दें, बट खाली ना छोड़ें। जी। जी। और जैसे पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी को लेके क्या आपकी कुछ था कि भाई इतने ही मिनट एक क्वेश्चन को देना है जी। और फिर मूव फॉरवर्ड कर जाना है, जी। या फिर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देते थे, बाद के क्वेश्चन को कम टाइम देते जी। थे? अलग अलग एस्पिरेंट्स की अलग जी, अलग जी, स्ट्रेटजी होती है, तो आपकी क्या रही थी इसके? सर मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं मिनट वाइज करती थी। अच्छा। तो अगर 20 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट्स थे, तो आपका 8-9 मिनट हो रहे थे सब में। शुरू के 10 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स या शायद 15 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स 10 के होते हैं, और बाद के 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं। तो मैं पेज वाइज देखती थी कि 10 वाले में 2 पेज लिखना है और 15 वाले में 3 पेज लिखना है। तो उस तरीके से मैं 10 वाले क्वेश्चन के लिए 7 मिनट रखती थी और बाकी 15 वाले क्वेश्चन के लिए 8-9 मिनट रखती थी, और डिजिटल टाइमर लगाकर पेपर लिखती थी और उतने ही मिनट में कोशिश करती थी लिखने का। शुरुआत में हो नहीं पाता था, शुरुआत में शुरू वाले क्वेश्चंस में ही 10-10 मिनट लग जाते थे, बट वही है कि इतना ज़्यादा लिखने के बाद वो बिल्कुल मेरा जो है कि टाइमिंग परफेक्ट हो गई कि मैं पर्टिकुलर मिनट्स में ही लिख लेती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि अगर मान लीजिए टाइम ज़्यादा हो रहा होता था तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ देती थी बीच में, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे कर लेती थी। दूसरी मैंने जो आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के टाइम स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो मैं ये करती थी कि मैं 15 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस पहले कर लेती थी, क्योंकि उसमें आपको 3 पेजेस आई थिंक लिखने होते हैं, तो मैं 15 वाले पहले कर लेती थी, उसके बाद 10 वाले क्वेश्चंस करती थी जिसमें 2 पेज लिखना होता था। तो इस तरीके से भी मैंने ट्राई किया था। जी, तो पहले आप 15 वाले करते थे, बाद में 10 वाले, जी, और हर जी। एक क्वेश्चन के लिए आपने फिक्स मिनट दे जी, रखे जी, थे जी, कि उतने एकदम मिनट फिक्स। में उसको खत्म कर देना, हाँ। नहीं हुआ तो आप आगे मूव हाँ, फॉरवर्ड आगे कर बढ़ जाएंगे। जाते थे। जी, सही बात है। हुँ। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कलाम आईएएस को जी। लेके। जी। कलाम आईएएस से आप कैसे जुड़े हुए थे और जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी। सर कलाम आईएएस से मेरा एसोसिएशन इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान हुआ था। तो इंटरव्यू क्योंकि मेरा फर्स्ट फेज़ में ही आ गया था और मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि मुझे एक पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर्स मिल गई थी मेरे डैफ के बेसिस पे। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थोड़ा हॉबीज़ वाला पोर्शन प्रिपेयर करने में। आपका जो भी बैकग्राउंड होता है, वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से रिलेट करके, आपके होम टाउन
टाउन में कोई चीज़ें चल रही हैं, तो हर दिन हम ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन जो क्वेश्चनर बन के आया तो एटलीस्ट एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें मैंने करी थी। काफ़ी हेल्पफुल रहा था, स्पेशली मेरे जो है कि ये होम टाउन वाले बैकग्राउंड से और हॉबीज़ वाले बैकग्राउंड से, तो काफ़ी मदद मिली थी। कम टाइम में आपको क्वेश्चन बैंक मिल गया जहाँ से आपका एक माइंड प्रिपेयर हो गया, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी, तो जी। आपने बताया भी था कि आपके इंटरव्यू में शायद डेफ बेस्ड ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे पूरे इंटरव्यू के अंदर। जी, जी। पूरा तो डेफ बेस्ड नहीं पूछा था, थोड़ा-सा करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा था। होम टाउन के आसपास की चीज़ें 1-2 पूछी थी, जैसे कि एक एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा था जो मेरे होम टाउन से ही जाता है, उस तरीके की चीज़ें पूछी गई थी। तो उन सब चीज़ों के लिए आप पहले से तैयार थे क्योंकि डेफ जी। बेस्ड क्वेश्चंस तो आपने कर ही रखे थे जी, पहले। जी, जी, बिल्कुल। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है जी। कि जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 में जी। एग्जाम देंगे या फिर हु आर स्टार्टिंग हु विल गिव इन 2025, जी। तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं कि कुछ डूज एंड डोंट्स है या फिर क्या स्ट्रेटेजी उन लोगों की रहनी चाहिए? सर, जो एस्पिरेंट्स देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने सोर्सेज़ बहुत ही लिमिटेड रखने हैं। मैंने अपने ऑप्शनल के लिए भी इनफैक्ट बहुत लिमिटेड सोर्सेज़ रखे थे, 3 या 4 सोर्सेज़, जबकि ऑप्शनल में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की तैयारी करनी होती है, ऐसा बोला जाता है। तो आपको अपना सोर्स बहुत ही लिमिटेड रखना है। दूसरी बात, आपको कभी भी एनसीईआरटी की किताबों से भरोसा नहीं उठाना है। वो किताबों से चाहे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ना पूछा जाए, आपको वो किताबें पढ़नी हैं तो पढ़नी है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। पढ़नी है, बार-बार पढ़नी है, क्योंकि जो थीम्स होती हैं वो उन्हीं किताबों से उठाई जाती हैं। ठीक है? उसके बाद जो है कि प्रैक्टिस और रिविज़न, आपने जितना भी याद किया है उसको बार-बार रिवाइज़ करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट देने हैं। अगर आपने पढ़ लिया बहुत सारा और आपने टेस्ट नहीं दिया, तो वो आपकी नॉलेज आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कभी भी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी कम पढ़ा है और टेस्ट ज़्यादा दे रखे हैं, तो आपका जो मेंटल कंडीशनिंग हुई है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हद तक हेल्प करेगा। तो यही कि प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, सोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, और बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। हमेशा सिलेबस को देखिए, बस उसी पे स्टिक रहिए। जी। जी, और काफी अच्छे। जी। जी, बिल्कुल, आप कुछ और कह वही कि मतलब खुद पे भरोसा बनाए रखें, थोड़ा हेल्थ का ध्यान दें, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि इमोशनली टायरिंग जर्नी होती है, साल भर का है, तो आपको 1 दिन 2 दिन आप ओवरडू करके चीज़ें कर नहीं सकते। जी, तो आप कम करें, लेकिन रोज़ उतना ही करें। कंसिस्टेंटली जी, मेंटेन करना बहुत हाँ, जरूरी है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जी। जी, काफ़ी अच्छे सजेशंस रहे आपके। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, जी। और हम उम्मीद करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक कांग्रेचुलेशंस, यू सर। और भी उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में जो भी एंडेवर्स है उनमें भी सक्सेसफुल रहें। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।